सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। आज हमने देखा कि एक तमाशा लगा हुआ था और हालिया इसकी अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, चंद रोज़ से वकला सिविल अदालतों की तकसीम और दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज की वजूहात में पहली ये कि ऐवान अदल में मौजूद कुछ अदालतों को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए मॉडल टाउन डिवीजन मुंतकिल कर दिया था। तो वकला का मुतालबा है कि इस फैसले को वापस लिया जाए और दूसरा ये कि दहशतगर्दी के मुकदमे में वकला पर की जाने वाली FIRs को वापस लिया जाए और ऐसे मुकदमात बनाने से गुरेज किया जाए। आज ये सारा दिन हमने देखा कि दोपहर में तमाशा लगा रहा, पुलिस पहुंची, बात तलखरामी तक पहुंची और कुछ वकला को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मज़ाहमत भी सामने आई। पाकिस्तान बार काउंसिल ने कल हड़ताल की कॉल देते हुए चीफ जस्टिस से मुदाखलत की दरख्वास्त भी कर दी है। अब सवाल ये कि झगड़ा किसके लिए है, किस में है और क्यों है? ऐसा क्या कर दिया गया है अदलिया ने कि सारे वकला ही इस वक्त हमें दिखाई दे रहे हैं कि अकल वो हड़ताल पर जा रहे हैं? ये सिचुएशन पैदा ही क्यों हुई? मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का तारुफ करवा देती हूँ। ये सवाल उनके सामने रखेंगे। नज़ीर लगारी कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं, इस्लामाबाद से एहतशाम उल हक साहब, ज़ाहिर शाह शराजी साहब पेशावर से वीडियो लिंक के जरिए, शहजादा जुल्फ़िकार साहब कोयटा से वीडियो लिंक के जरिए हमें ज्वाइन करें। आप तमाम का बेहद शुक्रिया। आगाज़ करते हैं। एहतशाम साहब, ये क्या मामला था बेसिकली, किस लिए लड़ाई थी? पहले हम देख रहे हैं कि अदलिया को डिस्कस किया जा रहा था, कुछ फैसलों पर कहा जा रहा था जी वहाँ पे तकसीम है। अब ये वकला वाला मामला भी बीच में आ चुका है और ये कल हड़ताल पर भी जा रहे हैं। बेसिकली है क्या? देखिए, बुनियादी मसला आमना यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट में और ये वकला के साथ जो हुआ है पिछले 3 माह से चल रहा था। अब क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में देखना है कि वो इतनी जगह नहीं है, तो इन्होंने फिर मॉडल टाउन में कचहरी बना दी सिविल अदालतों के लिए कि आप वहाँ जाएँ। ये जाया करते थे लेकिन एहतजाज करते थे कि जी बहुत दूर पड़ता है, रास्ते में ट्रैफिक होती है, हमने पहुंचना होता है, नहीं पहुंच पाते। और मुसलसल 3 माह से एहतजाज कर रहे थे। उनको कहा जा रहा था कि जी आप हमें वापस लेके आएँ, जबकि हाई कोर्ट के लोग कहते थे और चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि आपको पता है कितनी जगह है, अब इतने ज़्यादा केसेस आ गए हैं, इतनी अदालतों का फैलाव हो चुका है, लिहाजा हम यह इस जगह पे पॉसिबल नहीं है, तो मॉडल टाउन में शिफ्ट कर दिया। लेकिन वो ज़बानी कलामी एहतजाज होता था, लेकिन चंद दिनों से इन्होंने बाकायदा वार्निंग दी कि जी आज के दिन हम ये काम करेंगे। नतीजतन आपने देखा कि पहली दफ़ा ये हुआ कि पुलिस बड़ी तैयार थी और माजरत के साथ पहली दफ़ा जितनी फैंटी इनको लगी है, इससे पहले नहीं लगी। ये वकला गर्दी ये जुमला कहा जाता है, इन्हीं के साथ होता था। पता नहीं में ये तो लाइटर नोट पे है, जो भी कुछ हुआ गलत हुआ। सारा दिन आप देखें वो न्यू हॉस्पिटल से लेके आगे और ख़ास तौर पे GPO चौक तक तो लग रहा कि मैदान जो है ना लग रहा था जंग का मंजर पेश कर रहा है। गिरफ्तारियाँ भी हुई, पकड़ दकड़ भी, मारदार भी हुई। अब असल मसला ये है कि क्या ये मुतालबा चीफ जस्टिस साहब मानेंगे? अब तक तो उन्होंने नहीं माना लाहौर हाई कोर्ट के। बाय द वे उनका ये भी हो रहा है कि वो शायद आना चाह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन के, अभी तक उनका भी तय नहीं हुआ। अब यह है कि जी कौन मसला हल करेगा। उन्होंने हड़ताल का कल का कह दिया है और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बाकायदा तौर पे लाहौर में जो वकला है उनका साथ देने का फ़ैसला किया है। अगर मुख्य लेवल पे आमना ये सब कुछ होगा, पहले ही आप देख लें जिस अंदाज से PTI कह रही है एजिटेट करेंगे, 9 मई को फजल रहमान साहब ने करना है, जमात इस्लामी किसानों के साथ मिलकर कर रही है, तो आप उसके बाद देख लें सूरत हाल कहाँ से कहाँ जाएगी। दूसरी बात यह है कि लाहौर हाई कोर्ट में एक और बड़ा इशू चल रहा है कि 20 से 22 जजेज जो है ना वो कहा जा रहा है कि उनकी तैनाती होनी है और वो नहीं हो रही। और देखें यहाँ पे भी माजरत के साथ पॉलिटिकल बुनियादों पे आमना सियासी जमातें अपने बंदे वकला को जो है ना वो भर्ती करवाते हैं, वो तय नहीं हो रहा। उधर से इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हमें ट्रिब्यूनल के लिए जितनी शिकायतें आई हैं हमें कुछ बंदे चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि हमें 10-12 नाम भेजें, उस पर हम इलेक्शन कमीशन कहता है पिक एंड चूज करेंगे। हाई कोर्ट को होता है कि नहीं भाई आप बताएं जितने बंदे चाहिए हम आपको नाम दें, आपको हम भेज देंगे। वो नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है इसमें जहाँ पे हुकूमत को इंटरवीन करने की ज़रूरत है, वहाँ पे बेंच और बार का जो मामला है वो अपने तौर पर इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। वरना जो मुझे लग रहा है मिजाज उनका तो जो आज वकला का था और जिस तरह सारी तंजीमें इकट्ठा हो गई हैं, ये लंबा काम होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये भी मजबूरी है कि लगारी साहब कैसे किया जाए, मतलब होना तो यही कि बातचीत के जरिए करें। जी ठीक है, लगारी साहब की जानिब चलते हैं। लगारी साहब, एक तो ये मामला सिर्फ यहीं तक है, यही मुतालबात है या इनसाइडर कुछ और है? नहीं, वक्त क्या है, मौका क्या है, इस पर तो हम अगर बात करेंगे तो बात दूर तक निकल चली जाएगी। बात यह है कि कराची में ये इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और इस तरह की तब्दीलियाँ भी हो चुकी हैं। इस तरह के ऑफिस के एक जगह से दूसरी जगह जाना भी हो चुका है। कराची में
जब सिटी कोर्ट में से मलिर की कोर्ट्स को अलग किया गया था और मलिर कोर्ट्स का कम्प्लेक्स बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था, तो सिटी कोर्ट्स में वकला इसकी शदीद मुखालफत कर रहे थे, एहतजाज हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था। लेकिन मलिर बार अब कराची में अलग है और कराची बार अलग है, और मलिर बार के अलग इंतखाबात होते हैं, कराची बार के अलग होते हैं। सिटी कोर्ट्स में जो है वहाँ पर सेंट्रल के और ईस्ट के और वेस्ट के और दीगर अजला के जो हैं वो ऑफिस वहाँ हैं, जज साहबान वहाँ बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एडिशनल सेशन जज वहाँ पर बैठते हैं। और मेरे ख्याल में अब वहाँ गुंजाइश अब भी नहीं रही, अब शायद तब्दील होंगे। और लेकिन मलीद के कोर्ट्स अलग हैं और वहाँ पर अलग बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, अलग जो है वहाँ पर मेरे ख्याल में अकोमोडेशन हो चुकी है, वहाँ मुख्तलिफ जज साहबान के लिए भी जो रिहाइश गाहें हैं वहाँ हैं। और ये दोनों का आपस में फासला बहुत दूर है, यानी आप जब सिटी कोर्ट से निकलते हैं, शहर के मरकज़ी इलाके में आते हैं, शहर फैसल पर आते हैं, फिर एयरपोर्ट के क्रॉस करते हैं, फिर आप मलीर क्रॉस करते हैं, और उसके बाद लाठी से पहले, मलीर नदी से पहले आप जो है वो सीधे हाथ पर मलीर कोर्ट्स की तरफ जाते हैं। तो ये बिल्कुल दूर पड़ता है, लेकिन वकला को जो अपने वो करते हैं, अपने मुवक्किलीन के लिए जाते हैं, तो ये ज़रूर होता है कि उनके जो ऑफिसेज़ हैं वो वकला मुख्तलिफ अपना काम बांट लेते हैं, कुछ मलीर में चले जाते हैं और कुछ जो है वो सिटी कोर्ट्स में चले जाते हैं, और इस तरह से काम चल रहा होता है। मेरे ख्याल में अब कराची में भी ये होगा। तो औरंगी टाउन के हैं डिस्ट्रिक्ट है, अगर वो तो वहाँ अलग चले जाएंगे, इसी तरह से जो है वो सेंट्रल के अलग चले जाएंगे, और ईस्ट के जो हैं वो ईस्ट में चले जाएंगे, साउथ का वहाँ रह जाएगा जो सिस्टम है। इसलिए कि कराची जब पाकिस्तान बना और सिटी कोर्ट्स की जो उस वक्त की बनी हुई इमारतें हैं, अब कहाँ जिस शहर की आबादी 3 लाख से 3 करोड़ तक पहुँची हो, वहाँ पर हम कैसे एक ही जगह पर अदालतें जो है किसी के लिए मुमकिन है? यही सूरत लाहौर में कैसे ऐसा हो सकता है कि जनाब एक ही जगह पर आप हाई कोर्ट भी है और उसके बाद ज़ैली अदालतें भी हैं और लोअर कोर्ट्स भी हैं और सिविल जज साहबान भी बैठे हैं, और उसके लिए तो मुतबादिल जगह पर जाना होगा और वकला को इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि जनाब शहर फैल रहे हैं तो ज़ाहिर है अदालतें भी उसी तरह जाएंगी ना। ये तो नहीं हो सकता है कि ये हो, लेकिन ये मौका, ये वक्त जो किया गया है फैसला कि जनाब 9 मई को होगा। 9 मई को एक तरफ जो है ये सिलसिला है कि जनाब वफाक एक तौर पर मना रहा है उसकी मजम्मत के तौर पर, और PTI उस पर एहतजाज के तौर पर जा रही है। और अभी आपने कल देखा है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, सिविल जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनका एक और मौक़िफ़ है। तो यहाँ जो पोलराइजेशन इस हद तक अब ये पोलराइजेशन एक और शामिल हो गई है, यानी छोटे छोटे मुतालबात भी अब आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा मसला नहीं जिसको इतना हवा दी जा रही है। जी शराजी साहब, किस तरह से देख रहे हैं इस झगड़े को? बेसिकली आप भी समझते हैं कि ये मुतालबा जो किया जा रहा है या इसके पीछे कोई और मुतालबात हैं जो इस सारी सिचुएशन में हम देख रहे हैं, जब अहम केसेस भी अदलिया में भी चल रहे हैं और मामला दीगर भी चल रहे हैं? जी शराजी साहब, चलें ये सवाल जुल्फ़िकार साहब की जानिब लेके चलते हैं। जुल्फ़िकार साहब, आपके सामने यही सवाल कि अदलिया के सारे जो मामलात चल रहे हैं उस सारी सिचुएशन में टाइमिंग को देखते हुए इस तरह के मुतालबात का वकला की जानिब से आना किस तरह से देखेंगे, कैसे एनालाइज करेंगे? देखें, सबसे पहले तो ये कि वकला के अंदर मौजूद हैं PTI के लोग और उनके रूट्स भी हैं और बार में मुख्तलिफ बार में मौजूद हैं। यकीनन वो ज़रूर चाहेंगे कि इस एहतजाज को इसी दिन रखा जाए, और वकला में कुछ ज़्यादा जोश भी है। और जैसे आप देखते हैं कि वकला शेर अफजल जो नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, उनका टोन, उनके टोन देख लें, नुमाइंदगी कर रहे हैं और टोन उनकी है। दूसरी बात यह है कि मैं उस पर डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, इन्होंने मोहतरम पैनलिस्ट जो हमारे हैं दूसरे, उन्होंने बता दिया कि जब शहर फैलता है यूनिवर्सिटियाँ बाहर जाती हैं, कॉलेजेस बाहर जाती हैं और इंस्टीट्यूशन बाहर जाते हैं ताकि उन लोगों को तकलीफ़ ना हो और शहर में कंजेशन ना हो। हॉस्पिटल बाहर चले जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल उसको हॉस्पिटल, अगर एक अदालत है, सारे अदालतों को तो बाहर नहीं निकाल दिए ना। अगर एक अदालत यहाँ है और दूसरी अदालतें अगर वहाँ हैं, इसमें कोई ऐसे नहीं है
ये चीज़ें कोयटा में शुरू हो गया है कि आपने नॉर्थ की तरफ जो है वो सेशन जज कुछ बिठाने शुरू कर दिए, साउथ में कुछ सेशन जज आपने बिठाने शुरू कर दिए, कल आप ईस्ट और वेस्ट में जो है सेशन जज बिछाने शुरू कर देंगे ताकि लोगों का रश ना बढ़े। हर चीज़, ट्रैफिक इतना बड़ा मसला है तमाम दुनिया में, अगर आप देख लें उसको मैनेज करना, उनको चीज़ों को, एक ये बात। दूसरा ये है कि एहतजाज करना और पुरअमन एहतजाज करना एक पढ़े लिखे आदमी का काम होता है। ख़ास कर मैं साफ़ी हूँ, मैं कतई नहीं समझता कि आप साफ़ी का एहतजाज करें और जाके जो है कि गाड़ियों को आग लगा दे, दफ्तरों में घुस जाए और पुलिस खामोश तमाशाई बनती रहे। और लाहौर में भी पहले भी हुआ, आपने देखा कि हॉस्पिटल में जाके हल्ला बोला गया। तो मैं समझता हूँ बहुत एक लीगल प्रोफेशन, ये प्रोफेशन इतना एक सेक्रेट प्रोफेशन है, डॉक्टर्स का एक इतना अच्छा प्रोफेशन है, जर्नलिस्ट का इतना अच्छा प्रोफेशनल है, वो टीचर्स एक काज के लिए वो काम कर रहे होते हैं, तो उनका एहतजाज भी इस तरह होना चाहिए कि जिसमें वो उनकी तवज्जो अट्रैक्ट करें, लोगों की अटेंशन ट्रैक करें, बजाय ये कि वो जाकर जो है कोशिश करें पुलिस वालों के साथ उलझे पड़ें और लोग उसको वकील गर्दी कहें या उसको कहें कि किस तरीके से जो है चीज़ों को लेके चल रहे हैं और उसको पुलिस वालों की वर्दी के वो करे, तो फिर चोर डाकू तो वर्दी को तो फाड़ेगा। जब एक वकील जो है जो कानून की हिफाजत करता है, कानून को फॉलो करता है, अदालतों में लोगों का केस लड़ता है और जाके कानून की हुक्मरानी के लिए और अदालतों की उसके लिए सुपरमेसी के लिए बात करता है और जुडिशल एक्टिविज़म की बात करता है, तो वो इस तरह करेगा तो फिर मुझे बताएं क्या रह जाएगा। तो डिसऑर्डर और एनार्की की तरफ तो पुश करेंगे। और टाइम लास्ट मेरा ये है, बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ लगारी साहब से, टाइमिंग इसकी है, इसको जानबूझ के इसके लिए रखा गया, वरना अगले दिन भी कर लेते आप। जी शहराजी साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये जो मामला आज हुआ है लाहौर में, वकला का एहतजाज, दिन भर हमने देखा मैदान जंग बना रहा लाहौर, और उसके बाद कल हड़ताल का भी ऐलान कर दिया गया। आप कैसे एनालाइज करेंगे किस वजह से ये एहतजाज हुआ? बेसिकली जिस तरह से हमारे बाकी पैनलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है उसके लिए, तो आप इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मेरे ख्याल में लगारी साहब को आपका मेरे सवाल सुन के जवाब दे रहे थे कि शायद कोई कनेक्ट मेरे ख्याल में कोई लाइन ड्रॉप हो गई। मैं ये समझता हूँ कि पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि अगर पढ़ा लिखा तबका पढ़ लिख के वो सड़कों पे आता क्यों है? ये भी बड़ा आम सवाल है, क्यों हमारे डॉक्टर सड़कों पे हैं, वकील सड़कों पे हैं, जर्नलिस्ट सड़कों पे आ जाते हैं। और सियासतदान को चलें, ठीक है, हम कहते हैं कि सियासी एक उनकी ज़रूरत होती है कि वो आवाम को सड़कों पे निकालें और रोडों पे चलें। मेरे ख्याल में इन फैक्टर्स के ऊपर भी देखना होगा। मैं ये नहीं समझता कि कोई इतनी बड़ी बात है अदालतों का शिफ्ट होना। एडमिनिस्ट्रेटिव अगर ज़रूरत के तहत कहीं भी शिफ्टिंग हो सकती है तो मेरे ख्याल में मैनेज करना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी आम है वो ये है कि वाकई टाइमिंग कल 9 मई के हिसाब से जितने सेंसिटिव हालात हैं जो इस मुल्क के अंदर 9 मई को हुआ, और जिस तरीके से एक मुल्क का तकरीबन मैं सकता हूँ कि सियासी पोलराइजेशन के एक्सट्रीम पे गया, इदारों के दरमियान तसादुम एक्सट्रीम पे हुआ। अब चाहे कोई ये बात मानता है या नहीं मानता, गलती किसकी है, लेकिन हम इस बात को मानेंगे कि पाकिस्तान को इंतहाई बहुत बड़ा नुकसान हुआ, न सिर्फ सियासी तौर पे बल्कि पाकिस्तान का इमेज भी इंटरनेशनली ख़राब हुआ। क्योंकि अब जारी बात है कि आप दोनों साइड ऑफ द स्टोरी सुनेंगे और दोनों जो फरीकैन अगर वो लड़ेंगे तो जारी बात है सुखी पाकिस्तान की हो रही है। दूसरा, मैं वकला के हवाले से बिल्कुल शायद हमेशा एग्रेसिव रहे। पाकिस्तान के अंदर हर वो तबका जो ताकत की तरफ जाता है वो यही समझता है कि शायद उसकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए और वो इंडिस्पेंसिबल है, उसकी हर बात मानी भी जाए, उसकी हर ख्वाहिश पूरी भी हो जाए, चाहे वो हमारे जजेस हैं, सियासतदान है, एस्टेब्लिशमेंट है या हमारे वकला साहिबान है, हमेशा तो उनकी यही रविश रही है जो कि इंतहाई खतरनाक है। तो आखिरी बात मैं करना चाहूंगा वो यही है कि अगर कल वाकई 9 मई के दिन ये हड़ताल होती है तो क्या हम एक और 9 मई 2024 करने जा रहे हैं? सोचना चाहिए। आखिरी जो इशू है वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिवली क्या पंजाब पुलिस ने वाकई एक वतीरा बनाया हुआ है कि वो हर उस शख्स के ऊपर लाठीचार्ज भी करेगा, ऑलरेडी एहतजाज भी तो इसीलिए हो रहा था कि वो की बात करें। शाह साहब, एहतजाज भी इसी वजह से हो रहा था कि हमारे पर जो दहशतगर्दी के मुकदमात सियासी जमातों के साथ हुआ। एक सोचना ही चाहिए कि पंजाब पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है, क्या उनके दिमाग में इन चीजों को हैंडल करने के लिए कोई और तरीकेकार नहीं है?
क्या कोई इससे पहले ऐसे मैयर्स नहीं लिए जा सकते कि इन मामलात को जो है अमन अमान से जो है वो शाह साहब आपको इंटरप्ट करना पड़ेगा, हम एक ब्रेक ले रहे हैं, पहले ब्रेक लेते हैं फिर उसके बाद आप कंटिन्यू सवाल से ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। शाह साहब, जिस तरह से आप तज्जिया कर रहे थे आज जो वुकला के हवाले से जो आज हमने देखा है एहतजाज किया गया उनकी जानिब से, और ये कहा जा रहा है कि वो कह रहे थे कि हम पुरअमन एहतजाज कॉल थी जिसमें सारी बदमज़गी पैदा की गई, और आईजी पंजाब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो जो उन्होंने फिर से इनको धमकी दी है कि जी हम दहशतगर्दी के मुकदमात करेंगे। एहतजाज ही ऑलरेडी इस हवाले से भी था। आप अपना तज्जिया कंप्लीट कर लें। जी बिल्कुल कंटिन्यू करें। आखिरी बात ये कर रहा था कि हमारी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, अगर आप पढ़े लिखे लोगों को इस तरीके से ट्रीट करेंगी तो मेरे ख्याल में मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे, और ये शायद पंजाब पुलिस ने पहली दफा नहीं किया। मे भी हो सकता है उनका शायद एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकेकार ऐसा हो कि मेरे ख्याल में ये जाहिर शाह साहब, आप क्या चाहते हैं कि जो जाहिल हैं, जो अनपढ़ हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उन पर लाठीचार्ज होना चाहिए, वकीलों पर क्यों लाठीचार्ज किया जाता है? ये कौन सा तरीका है? आप ये चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं चाहता जी, मेरे ख्याल में जी सिग्नल्स आज ड्रॉप हो रहे हैं, वैसे भी आज हम देख रहे हैं ये वाले मामला चल रहे हैं। चलें जनाब, अगले मामले की जानिब बढ़ते हैं। कल DGISPR की जानिब से बड़ी लंबी एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, धुआंधार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तहरीक इंसाफ को क्लियरली ये मैसेज पहुंचा दिया गया कि मुज़ाकरात उनके साथ नहीं किए जाएंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते। उसके बाद भरपूर रद्द-ए-अमल आने का सिलसिला अब तक जारी है। हम देख रहे हैं कि PTI की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का जवाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से भी दिया गया, उसमें ये कहा गया कि माफ़ी दूसरी साइड मांगे, और उसके अलावा बहुत सारी बातें और भी की गई। उन्होंने कहा मुज़ाकरात हम करना नहीं चाहते। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक यू टर्न लिया। असद कैसर साहब ये कह रहे हैं कि हमने तो मुज़ाकरात की बात नहीं की थी, माफ़ी नहीं मांगी जाएगी इस हवाले से। और दूसरी जानिब अभी तक हम देख रहे हैं कि इस पर रिएक्शन ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सामने आ रहा है, और बल्कि हम ये भी देख रहे हैं कि विफाकी वुज़रा भी 9 मई के हवाले से उनकी मजम्मती न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से सामने आ रही है। अभी कुछ देर पहले अताउल्लाह तारड़ साहब TV का पर मौजूद थे और TV पर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से भी ये 9 मई के हवाले से कहा गया है कि हमारे पास नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद है। और दूसरी जानिब अब ये देख रहे हैं कि एक सीनियर रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, उन्होंने आज उनका एक बयान इस वक्त ज़ेर बहस है। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि बानी PTI समेत जो दीगर सियासी कैदी हैं उनको रिहा कर दिया जाए, इससे पहले कि अमेरिका में हुकूमत चेंज हो और वहाँ से हुक्म आ जाए ट्रंप साहब की जानिब से कि उन्हें रिहा कर दिया जाए। ये बयान भी बड़ी अहमियत का हामिल हम देख रहे हैं। तो जनाब, इस वक्त सिचुएशन क्या बनी हुई है, क्योंकि एक साइड और दूसरी साइड यानी इस्टेब्लिशमेंट और PTI इस वक्त दोनों ही जुडिशल कमीशन के हवाले से जो बात हो रही है, पहले इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया कि जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन साथ ही साथ 2014 की भी इंक्वायरी करवा ली जाए। वो धरना किस हवाले से थे, मकासद क्या थे, उसमें बानी PTI भी कह रहे हैं जी हम रेडी हैं, उस कमीशन के सामने भी पेश होने के लिए रेडी हैं। अब जो जुडिशल कमीशन के हवाले से पंजाब असम्बली में भी एक करारदाद जमा करा दी गई है और कहा गया कि 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। क्या ये जुडिशल कमीशन बनेगा? इस पर हमारे पैनलिस्ट की राय क्या है और कितना ज़रूरी हो चुका है अभी ये मुतालबा इस पर अमल करना? लगारी साहब, देखें जी, मैं ये कहता हूँ कि जो वाक़यात हुए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उनका पूरे का पूरा रिकॉर्ड जमा करके वो पेश होना चाहिए अदालतों में, प्रोसिक्यूशन होना चाहिए, फिर उसके बाद ट्रायल होना चाहिए और उसके बाद फैसले होने चाहिए। और अगर किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगता है, गिरफ्तार हैं, चाहे वो 500 हैं, 800 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, जितने लोग भी गिरफ्तार हैं, उनके खिलाफ ऐसे गैर कानूनी तौर पर न रखा जाए। अगर ट्रायल करना है तो उन पर फर्द जुर्म आयद करें, और फर्द जुर्म आयद करने के बाद आपका काम है कि कोर्ट में साबित करें, कोर्ट अदालतें जो हैं वो फैसले करें इन मामलात के ऊपर। ये जुडिशल कमीशन का क्या मतलब है? बिल्कुल क्लियर है, लोग देख रहे थे, कैमरे पे चीज़ें चल रही थी, हर चीज़ मौजूद थी। अब ये कहा जाए वो कैमरे की चीज़ें तो उड़ा दी गई हैं, किसने उड़ा दी हैं, किसके रिकॉर्ड से निकाल दी गई हैं? क्या प्राइवेट चैनल जो हैं उनके रिकॉर्ड में ये चीज़ें मौजूद नहीं हैं? जिनके कैमरे काम कर रहे थे, जो लोग वहाँ से रिकॉर्डिंग कर रहे थे, क्या वो सारी रिकॉर्डिंग ख़त्म हो गई? तमाम चैनलों ने अपनी रिकॉर्डिंग उड़ा दी हैं, और कोई ऐसा आया है किसी के पास हुक्मनामा कि जनाब अपने रिकॉर्ड साफ कर दो, खबरदार कोई चीज़ ना हो? कौन इस चीज़ को ख़त्म कर सकता है? वो सारी की सारी चीज़ें मौजूद हैं, निकालें, देख लें। जो लोग ऐसी कार्रवाई में मौजूद हैं उन लोगों को इंडक्ट करें और उनके खिलाफ फर्द जुर्म लगाएं और कार्रवाई करें। आप जुडिशल कमीशन बनाकर क्या इस मामले को लटकाना चाहते हैं कि कभी भी ये बात सामने ना आए? एक बात है। और दूसरी बात यह है कि
मुज़ाकरात के लिए तो वो खुद कह रहे थे, ये उंगलियां उठाकर कह रहे थे जरा हम मुज़ाकरात करेंगे, उनसे करेंगे, इनसे नहीं करेंगे। अब आप ये जो है हर तरफ से मुज़ाकरात से भी आप यू टर्न लेते हैं, हर चीज़ तो आपकी नहीं मानी जा सकती है। मैं समझता हूँ कि असल बात यह है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल किया जाए और ट्रायल के जरिए फैसला किया जाए। ठीक है एहतशाम साहब, ये जुडिशल कमीशन का क़याम बनता हुआ देख रहे हैं या नहीं? बनना चाहिए, ये एक अलग बहस है, बनेगा या नहीं, क्योंकि दोनों फरीक इस पे राजी हैं। देखिए हम ना बुनियादी चीज़ तो इस वक्त ये है कि पीटीआई जितना 9 मई को हल्का ले रही है, एस्टैब्लिशमेंट उसको उतना ही बड़ा संजीदगी के साथ ले रही है। अभी 1 साल गुजरने के बाद अगर आप ये कहें कि जी जुडिशल कमीशन बनना चाहिए तो बड़ी मज़ा का खेज मुझे बात लगती है। देखें डिले हुआ, बहुत सारे लोगों का ख्याल है, हम भी कहते रहे हैं कि जी प्रोसिक्यूशन होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन हो, जिन्होंने किया है उनको छोड़ा जाए। बीच बीच में लोगों को छोड़ा भी गया। कल ही की बात है, लाहौर में दहशतगर्दी की कोर्ट ने 10 लोगों को बेल दी है जो 9 मई के मामलात में इन्वॉल्व थे। इस तरह कुछ और लोगों को भी छोड़ा गया। अब सवाल ये है कि जी 2 काम हुए। एक तो है कि मुकदमा चल गया है सुप्रीम कोर्ट में कि जी मिलिट्री, क्योंकि ज़ाहिर है मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे हमला हुआ तो मिलिट्री कोर्ट तो हमारी 1952 का एक्ट कहता है, उन्हीं के तहत चलना था। वो अदालत में कितना अर्सा रहा, रुका रहा मामला। जो सिविलियन मामला चलने चाहिए थे सिविल कोर्ट में, वहाँ पे भी मामला, क्योंकि हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इतना डिफेक्टिव है, इतना लेंथी है और इसमें इतने लूप होल्स हैं कि वो इतनी जल्दी काम ही नहीं करता। जिस पे कल DGSPR ने भी आप देख लें जिस अंदाज से अपने एक किस्म का नो कॉन्फिडेंस का इजहार किया। तो मेरा ख्याल है ये अदालतों को भी एक मैसेज उन्होंने दिया है कि ठीक है पुश बैक तो चलें, ठीक है हम पे की तरफ आप आ रहा है, लेकिन ये भी तो आप पहलू देखें। मेरा नहीं ख्याल आमना कि इस हवाले से कोई जुडिशल कमीशन बनने में कोई लॉजिक नज़र आती है। बाय द वे आज हमारे एक रिपोर्टर बता रहे थे, वो अडयाला गए थे, कह रहे हैं कि खान साहब का एक स्टेटमेंट है कि जी मैंने तो 9 मई को कंडेम किया था और बिंदियाल साहब की अदालत में किया था। समझ नहीं आई कि इसमें मसला क्या है। मैं आपको बताता हूँ, आज मैं बताता हूँ आपको। देखें ना हार्म क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहली तो बात है, आज जो उनकी बात हुई है, जो हमारे रिपोर्टर बता रहे हैं, उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं बिंदियाल साहब के सामने जब मैं गया हूँ तो मैंने कंडेम किया था। आमना आपको याद होगा उन्होंने कहा था, जब उन्होंने गुड टू सी यू कहा था और उसके बाद पता है कि खान साहब कल क्या वाक़या हुआ, उन्होंने कहा मुझे तो पता ही नहीं। उन्होंने कहा इतने पैमाने पे जिस अंदाज से फ़ौजी इंस्टॉलेशन पे हमले हुए हैं, कहता मुझे तो पता ही नहीं किसी बात का। अभी देख लें, ये उन्होंने कहा और साफ मुकर गए। और फिर ये रिकॉर्ड की बात आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर बाबर रवान है, उन्होंने कहा खान साहब को सब चीज़ का पता था। अब देखिए एक तो है कि अदालती एक निज़ाम चल रहा है। अब देखिए बाकी सारी मुल्कों में जुडिशल कमीशन बनते हैं, भाई एक एक्चुअल हैपनिंग हुई है। अभी देखें ना रोज़ बात होती है 6 जनवरी 2021 रिसरेक्शन, वहाँ पे 400 लोगों को सजा हुई अमेरिका में, कैपिटल हिल पे जो हमला किया उसमें से कई लोग छूट के आ गए। फिर आप देख लें लंदन में क्या हुआ, क्या उनके लिए जुडिशल कमीशन बनता है। देखिए जुडिशल कमीशन आमना वहाँ नहीं, सुने, जुडिशल कमीशन वहाँ बनता है कि जहाँ पे कोई अवाम हो, कोई अभाव नहीं, मामले को चलाना चाहिए था। लेकिन इसके बावजूद अगर DGSPR कह रहे हैं कि जाएँ 2014 के से जहाँ इनके धरने हुए थे, अगरचे उन्होंने डिसोन किया, 2014 का धरना भी मुबैना तौर पे पुरानी क़यादत थी उनके ज़रिए करवाया गया था, जिसमें DG अपना फैज साहब का भी नाम आता है। सवाल इस वक्त यह है कि इसको आखिरी बात कर दूँ हमना, आखिरी बात यह है कि दोनों तरफ से लड़ाई जहाँ पे इतनी शुरू हो गई है, अब मेरा ख्याल है किसी को बीच में आना चाहिए। ये वाकई ये मामला हाथ से निकलता जा रहा है, ये एक मुश्किल हो जाएगा मसला। इसके लिए पॉलिटिकल फोर्सेस को आगे आना चाहिए और इसको आगे आना चाहिए, लेकिन मामला कैसे आगे बात बनेगी। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि अब लड़ाई इस नहज तक पहुंच गई कि इसको हल की जानिब जाना चाहिए, जब अगर हल जुडिशल कमीशन में है और दोनों फरीकैन यानी कल इस्टेब्लिशमेंट ने भी कहा जी हम रेडी हैं जुडिशल कमीशन के लिए, हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है 2014 के धरने के भी मकासद और उस हवाले से भी देखा जाए, फिर वो कमीशन इस चीज़ का भी अहाता करे। तो शाह साहब फिर तो जुडिशल कमीशन बन जाना चाहिए, दोनों को कोई मसला नहीं है और इस पे हो सकता है इस पे लड़ाई ख़त्म हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह से मजम्मत का या माफ़ी का कहा गया, मजम्मत तो उन्होंने कर दी थी जब खान साहब जो गुड टू सी यू वाली बात हो रही है, वहाँ पे उन्होंने ये ज़रूर कहा था कि मैं ज़ेरे हिरासत था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन मैं मजम्मत करता हूँ जो कुछ भी हुआ। जी शाह साहब, मेरे ख्याल में आमना करे तो शाम साहब चाहे तो रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर ले आमना, जी आमना रिकॉर्ड की दुरुस्तगी कर ले कि बिंदियाल साहब की अदालत में उन्होंने कंडेम नहीं किया था, बाद में कंडेम किया था। जी कंडेम कर दिया था उन्होंने। एक सेकंड देखिए जी, एक सेकंड, वो अदालत में नहीं किया था। मैं अपना टाइम बात मैं ये कह रहा हूँ कि अगर शाम साहब चाहे तो मजम्मत हो भी गई और मजम्मत मान भी लेनी चाहिए। कल देखिए इनके शहर में इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब था कि अगर तमाम सियासी जमातें या वो लोग जो 9 मई को कंडेम करेंगे तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। तो मैं तो कहता हूँ मेरे ख्याल में एक बड़ा अच्छा मौका मिल गया है। कल 9 मई को ये लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं
मुख्तलिफ जगहों पे इन्होंने ऐलान किया है कि जो है हम यहाँ पे एहतजाज करेंगे जो हमारे साथ 9 मई को बकौल इनके ज्यादती हुई, तो शायद उसमें भी मजम्मत कर दें और की भी है। और मजम्मत क्या तरीका है, एक और तरीकाकार तो ये हो सकता है कि आप लिख के स्टाम्प पेपर पे ले लें उनसे और उसमें ये तमाम सियासी जमातों वाले इंडोर्स कर दें कि वाकई जो है पीटीआई या उनकी लीडरशिप ने मजम्मत की है या नहीं की। लेकिन देखिए मैं ऑब्जेक्टिव बात करता हूँ, मुझे ये बताइएगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जब शहीद किया गया तो इस मुल्क में आग लगी हुई थी जी, आपने देखा गैर मामूली वाक़या था, बहुत गैर मामूली वाक़या था पाकिस्तान की हिस्ट्री का। बिल्कुल, वो दुनिया की पहली इस्लामी ममालिक की जो प्राइम मिनिस्टर थी जिनको शहीद किया गया और पूरे मुल्क में आग लगी हुई थी। लगारी साहब मुझे एंडोर्स करेंगे। उसके बाद भी ये मुल्क दोबारा, क्योंकि एक नारा लगाया गया कि यार मुल्क को बचाना चाहिए, तो आप मुझे ये बताएं, हम बैठ के डिस्कस करें कि जी मजम्मत नहीं की, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। अब सोचने वाली बात है कि मजम्मत किस तरीके से मांगनी चाहिए, ये तरीकेकार बताओ। क्या लिख के मजम्मत मांगना चाहते हैं या वो अवाम के सामने मजम्मत करवाना चाहते हैं, किससे करवाना चाहते हैं? मेरे ख्याल में एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए। तमाम लोगों को अंदाजा होगा कि मुल्क जो है तबाही के दाने पे चला गया है। एस्टेब्लिशमेंट को भी अंदाजा है, सियासी जमातों को भी है और जो बानी पीटीआई के चेयरमैन है उनको भी है, क्योंकि ये मुल्क बचेगा तो वो दोबारा वज़ीर आज़म बन सकते हैं। अगर ये मुल्क बचेगा तो एस्टेब्लिशमेंट का निजाम चलेगा। सारी सियासी जमातें जो कि माजरत के साथ अशराफिया पर मुश्तमिल है, वो पाकिस्तान के अवाम को दोबारा उनके ऊपर हुकूमत करेंगी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि देखिए अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करना चाहिए। सारी चीजें बिल्कुल वाज़ेह है, किसने किया, कैसे कराया। इम्पोर्टेंट आखिरी बात यह है कि ये मुल्क हमारे लिए बड़ा जरूरी है। अगर सबको रियलाइज हो गया, एस्टेब्लिशमेंट को, बानी पीटीआई के चेयरमैन को, तमाम सियासी जमातों को, तो मसला है क्या? मेरे ख्याल में बिल्कुल ओपन हार्ट के साथ माफी भी मांगनी चाहिए और मुल्क को जो है वो आगे बढ़ाने की तरफ ले। चलिए जुल्फिकार साहब, आगे बढ़ने का रास्ता जुडिशल, ये भी नहीं कहना चाहिए कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये भी नहीं कहना चाहिए। फिर चलें जुल्फिकार साहब, आगे बढ़ने का रास्ता जुडिशल कमीशन आपको दिखाई दे रहा है? जुडिशल कमीशन की क्या ज़रूरत? देखें, एक चीज़ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट की तरह बिल्कुल पता चल गया, लोग पहचाने गए, उस पे बात करनी चाहिए कि अब मुफाहमत होनी चाहिए। मुफाहमत किस तरह है? ज़ाहिर है अगर कहीं से ये डिमांड है और कल डीजी ISPR ने तो बिल्कुल ओपनली कह दिया, अब वो उस पर आगे बात करें। बातचीत का ही रास्ता है और लेकिन बातचीत किससे करेंगे? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? अभी इत्तेशाम साहब कह रहे थे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को आना चाहिए। भाई पॉलिटिकल पार्टीज़ तो वो कहते हैं सदर फ्रॉड है, वज़ीर आज़म फ्रॉड है, चीफ मिनिस्टर पंजाब फ्रॉड है और सारा इलेक्शन जो है वो सेनेट का वो सारा फ्रॉड है। तो उसमें बाकी अब रह गया मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान अचकज़ई साहब, सरदार अख्तर मेंगल, या वो जो मजहबी रहनुमा हैं अल्लामा नासिर और या उनके सुन्नी इत्तेहाद के, ये 3, 4, 5 लोग रह गए हैं जिनको शायद उन पर इत्तेमाद हो। उनको बिल्कुल मौलाना साहब को आगे आना चाहिए, महमूद खान अचकज़ई साहब को, सरदार अख्तर मेंगल को आगे आना चाहिए। वो तो खुद वो जो है आज आपने उनके बयान रास्ता ये निकालें। मैं कोट भी नहीं कर सकती जो उन्होंने आज 9 मई के हवाले से बातें की हैं। मौलाना साहब, महमूद खान अचकज़ई साहब, मैं एक बात कर रहा हूँ कि अगर मुफाहमत की बात है, चले छोड़ दें उसको। मौलाना फजलुर रहमान तो एक्सेप्टेबल होंगे ना। अगर मौलाना फजलुर रहमान जो है वो दरमियान में कोई रास्ता कोई जो है वो बनाना चाहें और उसमें ये उन लोगों को माफ़ भी किया जा सकता है कि वो लिख के दें कि हमने बहुत गलत किया, हम कोर कमांडर हाउस में घुसे, हमने जाकर जो है उन मोनूमेंट्स को, शोहदा के जो मोनूमेंट्स है उसको हमने आग लगाया, जो दूसरों उनके लिए सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो ये रास्ता आगे बढ़ने का है। उधर पीटीआई के अंदर एक लड़ाई है कि जी वो उनको चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी का जो है वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का बना दो, नहीं बना दो, सऊदी सफ़ीर मिल गया, ये इल्ज़ामात हैं, वो नहीं चाहते हैं, मुझसे जो है वो है, उमर अयूब नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं। उधर एक सिलसिला चल रहा है। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो ख़ुद हाउस इन ऑर्डर हो जाए, पीटीआई के अंदर लोग जो हैं वो बेहतर अंदाज में चीज़ों को कर सकें और उसके लिए 2 लोग हैं पीटीआई के अंदर जो मामलात को अगर कर सकते हैं। अल्लामा नासिर हैं अब्बास और सुन्नी के इत्तेहाद के जो साहिबजादा साहब हैं, साहिबजादा साहब और ये मिल के अगर उन चीज़ों को कर दें, उसके बाद फिर एक कंक्रीट चीज़ों के साथ आगे चल सकते हैं और उन लोगों को हॉकिश एलिमेंट को एक तरफ कर दें।
खुद खान साहब इसको देखें, जो हो गया, अब आगे चलना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर ये 5 साल 4 साल पूरे यही होगा, फॉर्म 47 हर मौके पर है। अब एक और लास्ट बात मैं आपको बताऊं, मेरे ख्याल में एक होप जो है उनमें जागा है और एक उम्मीद सी आ गई है जब से सुप्रीम कोर्ट में केस पेशावर हाई कोर्ट का जो है उन्होंने सस्पेंड कर दिया और उस पर होगा। अब उस पर जब फैसला अब जब तक फैसला उस पर नहीं आता तो मेरे ख्याल में शायद ये भी अपने कार्ड शो ना करें और उसके बाद ही कोई चीज़ें हों। वरना आप ये देखें, इससे पहले जो है मुफाहमत की भी बात हो रही थी, बातचीत की भी बात हो रही थी। खान साहब ने भी थोड़ा सा आज कह दिया फ़ौज हमारी है, हम फ़ौज की लड़ाई कोई नहीं है, फ़ौज हमारी है, और बिल्कुल एक कंफ्यूजन का शिकार भी वो है। बिल्कुल ठीक है जी, आपका इस हवाले से तज्जिया आ चुके हैं। अभी सारे सेशन में इंटरेस्टिंगली जो उस वक्त की निगरान कैबिनेट है और उस वक्त की जो पुलिस है, पंजाब पुलिस, जो अभी भी आईजी पुलिस पंजाब पुलिस वही है, उनका किरदार कोई डिस्कस नहीं कर रहा उस तरह से कि किस तरह एक इतने हसास एरिया में मुश्तल अफराद दाखिल हुए और उसके बाद फिर ये 9 मई वाला वाक़या सामने आ गया, जिसके बाद से अब तक बहस जारी है और 1 साल 1 महीना हो चुका है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि सऊदी वजीर सरमायाकारी की सरबराही में एक वफ्द पाकिस्तान आया है और वजीर आजम भी सऊदी वफ्द के दौरे से मुतमईन नजर आ रहे हैं। सऊदी तजारती वफ्द से अच्छी बात हुई है, वो भी काफ़ी खुश थे। साथ ही उन्होंने इस मामले पर भी बात की कि गैस पाइपलाइन का मामला पुराना और पेचीदा है और इस पर बात पर जोर दिया कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर हर फैसला पाकिस्तान के मफाद में किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका या कोई और मुल्क क्या कहता है, इसके बजाय पाकिस्तान अपने मफाद को मुकद्दम रखकर फैसला करेगा। पाकिस्तान अपने मामलात पर किसी को वीटो की इजाज़त नहीं देगा। इस सूरत हाल में सवाल ये बनता है कि क्या ऐसा मुमकिन है, हो सकता है भी है कि नहीं। ये सारे मामलात सामने रखते हैं। शाह साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि इसहाक डार साहब ने पहली दफ़ा कोई बहादुरी का बयान दिया है और मैं बिल्कुल उनको सपोर्ट करता हूँ कि वाकई पाकिस्तान को अपने बाकी ठीक है, आपके मसाइल हैं, आपके सिक्योरिटी के मसाइल होंगे, आपके फाइनेंशियल मसाइल होंगे, लेकिन IMF या वर्ल्ड बैंक आपको अल्लाह के नाम पे तो कर्ज दे नहीं रहा। जाहिर बात है उसके अपने टर्म्स कंडीशन है, अपने मफादात है और उसके मुताबिक दे रहे हैं। अब शायद एक दफा हम इस लोन वाले मामले से निकल जाएं तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के बाद, और शायद इसहाक डार साहब बड़ा प्लेफुली दोनों चीजें खेल रहे हैं और बड़ा अहम वक्त है। देखिए, सऊदी जो वक्त है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है और इसहाक डार साहब की स्टेटमेंट कि हम IP पाइपलाइन के ऊपर बात करेंगे, मेरे ख्याल में एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि अगर वाकई अमेरिका या कोई और वो चाहता है कि अगर पाकिस्तान IP पाइपलाइन से दस्तबरदार हो तो उसके बदले पाकिस्तान के लिए कोई ना कोई रिलीफ तो हासिल करनी चाहिए। वो अमेरिका भी दे और सऊदी अरब भी दे और बाकी दूसरे ममालिक भी दे। जी जुल्फ़िकार साहब, ईरानी सदर का दौरा भी हमने देखा कि उसी दौरान जिस वक्त सऊदी वफ्द पहले आया हुआ था, डेलीगेशन उस दौरान हुआ, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि ऐसा तासुर ना जाए कि कोई प्रेशराइज कर सकता है इस मामले पर। बड़ा क्लियरली आज ये मैसेज दिया गया है, किस तरह से देख रहे हैं? देखें, ये मैसेज इसहाक डार साहब अगर आज 10 साल पहले वज़ीर ख़ारजा होते तो कतन इस तरह का बयान ना देते। हालात और वक्त जिस तरह से चीज़ें सिचुएशन चेंज हो रही है हमारे इर्द गिर्द और मिडल ईस्ट की चीज़ें, वहाँ जो सियासत जिस तरह चेंज हो रही है, सूरत हाल चेंज हो रही है। चाइनीज़ की हम पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि सऊदी अरब और ईरान के जिस तरह ताल्लुकात बेहतर हुए हैं और ईरान ने जिस तरह कहा कि 18 अरब का आपको नुकसान होगा, आपने जुर्माना हो, तो वो हमने भी बड़े मुश्किल और उसमें वो किया। अब मेरे ख्याल हमारे पास स्पेस है, हम अपने उस स्पेस को इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमेरिका का प्रेशर अगर 20 साल पहले 15 साल पहले था, वो आज इस तरह प्रेशर शायद हम ना कबूल कर सके, ना उस तरफ से इस तरह प्रेशर है। तो ये अच्छा वो है, और अगर मुल्क उस तरफ जाता है, ज़रा अपनी इंडिपेंडेंट उसकी तरफ जाता है और ईरान के साथ और उसके बाद सऊदी अरब, फिर मिडल ईस्ट कंट्रीज़, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी क्राइसिस का, इस तरह से मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए इस वक्त बहुत स्पेस है। अगर इन्हीं चीज़ों को आगे बढ़ाएं तो मेरे ख्याल में एनर्जी क्राइसिस और उस पर काबू पाया जा सकता है। जी लगारी साहब, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही मुनासिब स्टेटमेंट है और इस पर कायम रहना चाहिए।
बात यह है कि दुनिया आगे बढ़ रही है और सही कहा है शहजाद जुल्फ़िकार साहब ने, आपका इन्वायरमेंट पॉलिटिकल सोशल तब्दील हो चुका है, आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी तब्दील हो चुका है। अब आपकी ज़रूरत है ये चीज़ कि आपके पास अपने एनर्जी के रिसोर्सेज होने चाहिए। अच्छा, जब उस वक्त हो रहा था, जब ऑपरेशन हुआ था इनके ख़िलाफ़, तालिबान के ख़िलाफ़, पहला ऑपरेशन जब हुआ था तालिबान के ख़िलाफ़, तो उसका क्या सबब था? यही था, यूनोकेल का मुआहदा नहीं हो रहा था और यूनोकेल जो है वहाँ कैलिफोर्निया में बैठकर अपने तेल का कारोबार कर रहे थे और वो गैस पाइपलाइन लाना चाहते थे उज़्बेकिस्तान दौलताबाद से, जो है वो अफ़गानिस्तान से वो महमूद कोट में और ग्वादर में ला जाना चाहते थे। यहाँ रिफाइनरी लगाकर यहाँ से आयल रिफाइन करना चाहते थे और इंडिया को भी देना चाहते थे, यहाँ भी देना चाहते थे। अब आप इंडिया को ना देते, लेकिन आपके लिए तो खुशहाली के दरवाजे खुल रहे थे। फिर वो हुआ कि जनाब तालिबान बीच में आ गए, वो नहीं हो सका। अब आपने जो है एक बेहतर काम किया था कि ईरान के साथ मुआहदा कर लिया, ईरान ने आपकी सरहद तक लाकर पाइपलाइन भी बिछा दी है। और ये बात काबीना के इजलास में मैंने अर्ज़ की थी, जनाब वज़ीर आज़म थे उस वक्त नवाज शरीफ साहब, उनसे कहा था कि जनाब आप क्या करते हैं, ईरान कह रहा है कि आप अपने हिस्से का काम करें और यहाँ से गैस पाइपलाइन लें, आप सस्ती गैस लें और आप आगे बढ़ें, आप अपनी डेवलपमेंट की तरफ जाएं। तो पाकिस्तान ये नहीं सोच रहा था, उस वक्त नहीं सोच रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अब हालात भी ऐसे हैं, सूरत हाल बदल चुके हैं। आपको पता है बिल्कुल बराबर दो मुल्क हैं, UAE और ओमान। आज क्या हुआ, ओमान के बादशाह ने, ओमान का जो सुल्तान है उसने नहीं मिलाया हाथ UAE के सरबराह से, तो ये सूरत हाल बदल रही है, चीजें और तरफ जा रही है। एहतशाम साहब, अपने स्टांस पे पाकिस्तान कायम रहेगा इस मामले में? देखिए, माजरत के साथ आमना, काश हम डॉन कागजीटो होते हैं, इसी तरह माचो मैन बन के बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात थी। मेरी भी ख्वाहिश है कि ये सब कुछ हो, लेकिन होता नहीं। और जाहिर शाह कह रहे थे कि पहली दफ़ा इसहाक डार साहब ने को बहादुरी वाली बात की, इससे पहले भी कर चुके थे। IMF के मामले में उन्होंने कहा था ना, आई विल नॉट डिक्टेट्स। उसके बाद क्या नुकसान हुआ था, आज तक नौकरी भी उनकी गई। देखिए, अब ये आप टैफ़ी का मायदा जिसका लगारी साहब जिक्र कर रहे हैं ना, वो अफ़गानिस्तान की जंग हो रही थी, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान वाली, वो ख़त्म हो गया। अब ये जो थी, ये जो हमारा ईरान के साथ मामला, इसमें हिंदुस्तान भी शामिल था, लेकिन हिंदुस्तान को जब से ये सैंक्शन की बात हुई, हिंदुस्तान पीछे हट गया। वो $180 मिलियन चाइना ने हमें देने थे हमारी साइट बनाने के लिए, चाइना भी पीछे हट गया, इसलिए कि सैंक्शन की नज़र हो जाना था। तो सूरत हाल इतनी ख़राब है, वो कहते हैं ना, वी आर नॉट फ्री एजेंट, हम नहीं कर सकते। हाँ, यही है कि हमको तरीका ढूंढें, हम कन्विंस कर लें किसी तरीके से, जैसे इंडिया और चाइना तेल लेते हैं उनको, लेकिन वो बड़े मुल्क हैं, उनकी बात सुनते हैं। हम हर तरफ फंसे, या तो उनको डूट के तौर पर अमरीकियों के काम करें तब ठीक है, अगर नहीं करें तो हमारे लिए मुसाइल है। मुश्किल इस वक्त ये आमना कि हम ये नहीं कर सकते। एक तरफ 18 से 24 बिलियन डॉलर की हम पे पेनल्टी लगती है अगर वो चले जाते हैं अदालत इंसाफ में, इंटरनेशनल में, या ये कि अमरीकियों को कहें। अमरीकियों ने 2-3 दफ़ा बयान दिया है, तीसरा बयान आया जब से ईरानी सदर होके गए हैं, उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, जिस दिन आप करेंगे हमारी सैंक्शन इन्वोक हो जाएंगी आपके ऊपर। तो हम नहीं कर सकते, हमारे लिए बड़े मसाइल है। अभी देखें, रो पीट के $4 बिलियन से आज आपके $9 बिलियन जज्ब हुए हैं। मेरी भी ख्वाहिश है आमना कि यार ये कुछ हो। मैं मिसाल तो कुछ और देती है, इंडिया से मुझे इसलिए नफरत है कि हमारे 2-3 दफ़ा उन्होंने मारा है, काश हम भी उनको मार सके। उसके लिए तैयारी, पाँव पे खड़े होना बड़ा जरूरी है, अपने हालात बना ले, फिर लोगों को आंखें दिखाएं। बिल्कुल ठीक है जी, हालात को देखते हुए फिर इस तरह की बात करें तो बेहतर है। चलें जी, तमाम पैनलिस्ट का मैं शुक्रिया अदा करूंगी। खत्म हुआ चाहता है, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।